गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास फिजिक्स, जिसमें मैं प्रोफेसर कमलेश ठक्कर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से आज 6/11/2020 की जो रिकॉर्डिंग है उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आज जो हमने क्लास ली है उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमारा जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, जिसमें ये 5th यूनिट का है। आगे मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा और यूनिट भी डिस्कस करूंगा। तो इसमें इलास्टिसिटी, स्मॉल डिफॉर्मेशंस और हुक्स लॉ जितना कवर हो पाएगा उतना हम देखते हैं। तो लेट्स गो फॉर फर्स्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस बीएससी फर्स्ट सेम फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉलेज है वो ऑटोनॉमस कॉलेज है और ऑटोनॉमस कॉलेज के सिलेबस में स्लाइटली डिफरेंस होता है जो यूनिवर्सिटी सिलेबस है उससे। तो कैसा सिलेबस है इस पर हम चर्चा करते हैं अभी। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है 5 यूनिट में डिवाइड है। सबसे पहली यूनिट जो है वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जिसमें हमने 12th में जो चीजें पढ़ी थी, स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटीज, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर हमने पढ़ा था और इंटीग्रेशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, थोड़ा सा इसमें कुछ स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब है, फंक्शंस वगैरह ये सब इसमें देखने को मिलेंगे। सेकेंड यूनिट जो हमारी है वो मैकेनिक्स से रिलेटेड है पूरी, जो कि लॉज ऑफ मोशंस और रिजिड बॉडी से रिलेटेड यहाँ पर है। केपलर्स लॉ जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था उसका डीप और मैथमेटिकल फॉर्म में है। नेक्स्ट सिलेबस हम कंटिन्यू करें तो थर्ड यूनिट जो है वो ऑसिलेशंस पर है। ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशनल मोशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो क्लास 11th में आपने देखा था, ठीक वही आपका ऑसिलेशन से रिलेटेड यहाँ आपको देखने को मिला, पेंडुलम से रिलेटेड एटसेट्रा। और फोर्थ यूनिट जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, बाइफेलर ऑसिलेशंस, हेल्महोल्ट्ज रिजोनेटर, एलसी सर्किट, वाइब्रेशन ऑफ द मैग्नेट, टोटली ऑसिलेशंस के जो सुपरपोजिशन होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर एलिसाजो फिगर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रैक्टिकल्स में भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। फिफ्थ यूनिट जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा। और फिफ्थ यूनिट क्योंकि सिलेबस हो सकता है रिड्यूस हो, अभी कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर अभी आया है लेकिन वो रिड्यूस होके नहीं आया है, तो सिलेबस क्योंकि रिड्यूस हो सकता है तो सिलेबस रिड्यूस होगा, तो इसलिए मैंने फिफ्थ यूनिट किया। आगे दूसरा जो कुछ यूनिट्स है वो गोस्वामी सर लेंगे क्लासेस। तो यूनिट फिफ्थ जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें इलास्टिसिटी, स्मॉल डिफॉर्मेशंस, हुक्स लॉ, ये टॉपिक्स मैंने लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उसमें मैं ये इसी टॉपिक पर आज चर्चा करता हूँ। क्या है टॉपिक टुडेस का? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी और स्मॉल डिफॉर्मेशन, हुक्स लॉ, ये तीन टॉपिक पर हम बात कर पाएंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप जानते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या हो जाती है, उसके आकार या आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, बल को हटाते हैं, तो यदि वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाए तो पदार्थ के इस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। जो बल लगाया जाता है उस बल को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल। ठीक है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो देखिए, द बॉडी विच चेंज इन आइदर लेंथ और वॉल्यूम और शेप व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ओके। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाइड किया जाता है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे थे हम, वही जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स कहलाता है? आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। लेकिन बॉडी कंप्लीटली रीगेन करनी चाहिए उसके ओरिजिनल फॉर्म में, तभी ये सक्सेस होगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं होगा। तभी वो इलास्टिस कहलाएगा, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रखेगा। अब देखिए, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये एक पदार्थ का गुण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नेक्स्ट हम जाते हैं कि अगर हमने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, इस फोर्स को यदि हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो बॉडी यदि अपनी शेप और साइज को रीगेन नहीं करती, अगर विड्रॉ भी करें फोर्स को, यानी कि बाह्य बल को हटा भी लें, तो यदि बॉडी अपनी वास्तविक अवस्था में नहीं आ सकती है, तो ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। और ये प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे प्लास्टिक की चेयर है भाई, थोड़ी सी मुड़ी तो वापस आ जाएगी, पर ज्यादा बल लगाओगे टूट जाएगी, तो वो वापस नहीं आ पाएगी। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो है क्या चीज का डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का डिफरेंस है। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में जो होगी वो प्लास्टिसिटी हो जाएगी, और कम है तो वो इलास्टिसिटी रहेगी। ओके।
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। डिफॉर्मिंग फोर्स जो अभी मैंने बात की थी, विरूपक बल जिसे हम कहते हैं, ये एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो बॉडी पर लगता है, ठीक है, और जो बॉडी के शेप और साइज में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। देखिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है एक बॉल का, जो बॉल जो है पहले उसका शेप देखिए स्फेरिकल दिख रहा है, लेकिन जब हमने इस पर फोर्स लगाया, हाथ से दबाया उसे, तो ये क्या हो गया, इसका शेप और साइज जो हो गया वो चेंज हो गया, चपटा हो गया ये। तो ये जो फोर्स लगा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। Limit of elasticity. A material elastic limit is the greatest stress that can be applied to it without causing plastic. मतलब परमानेंट डिफॉर्म होने से पहले तक जितना भी आप उसमें स्ट्रेस लगाओगे, जितना भी आप उसमें बल लगाओगे, वह प्रत्यास्थता की सीमा होगी। तो एक अधिकतम बल जो हम लगाने पर वस्तु प्रत्यास्थता बरकरार रख सके, प्रत्यास्थता की सीमा है। अगर उससे थोड़ा भी बल आपने ज्यादा लगाया तो वस्तु क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी या इलास्टिक लिमिट चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए फोर्स और एक्सटेंशन के बीच यहाँ पर जो हमने ग्राफ लिया है, उस ग्राफ में देखिए यहाँ तक का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्सटेंशन हो रहा है जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ देखिए एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है जब आप बहुत एक इस फोर्स के बाद अगर आप कर रहे हो। तो ये लिमिट है उसकी कि इससे ऊपर जब आप करोगे तो ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब इलास्टिसिटी वो बॉडी जो है रीगेन नहीं कर पाएगी। ओके। टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी की इलास्टिसिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्रत्यास्थता पर ताप का और अशुद्धता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम देखते हैं। टेम्परेचर सबसे पहले। टेम्परेचर इन इलास्टिसिटी इज डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा कम हो जाती है। लेकिन इनवार एक ऐसी धातु है, एक ऐसी स्टील है, ठीक है, जो कि ताप से, जिसकी इलास्टिसिटी ताप से जो होती है वो अछूती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इम्प्योरिटी पर आते हैं। जब कभी भी हम अशुद्धता मिलाते हैं तो इलास्टिसिटी इज इंक्रीजेस, इलास्टिसिटी की क्या गुण जो होता है वो बढ़ जाता है। इफ वी एडेड इम्प्योरिटीज मोर इलास्टिक देन इलास्टिसिटी इज इंक्रीजेस, और अगर लेस इलास्टिक अगर हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो वो कम होगी। ठीक है, जैसे पोटेशियम में को हम ऐड करते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड ज्यादा तन्य हो जाती है, ज्यादा उसमें इलास्टिक का गुण आ जाता है। स्मॉल डिफॉर्मेशन, जो हमने कहा कि सूक्ष्म जो हम विरूपण करेंगे या लघु विरूपण करेंगे वो, इसे इस ग्राफ से हमें समझना है। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ देखिए, एक इंक्रीज इन लेंथ को बताता है और दूसरा जो है लोड को। सिंपल है, इसमें 3 पॉइंट है। एक ओ से ए तक का हमें पॉइंट देखना है जो कि कहलाता है हुक्स रीजन। दूसरा ए से बी तक देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। और तीसरा जो है बी से सी तक देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। और जो पॉइंट सी है वो है ब्रेकिंग लोड पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। ओ ए, ये कहलाता है हुक्स रीजन या लीनियर लिमिट। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप वजन बढ़ाते हैं वैसे वैसे लंबाई में वृद्धि होती है। भैया एक तार आपने लटका लिया है और आप उसमें वजन दे रहे हैं, आप वजन बढ़ाते जाएंगे तो उस तार की लंबाई में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। करेक्ट। तो ये इंक्रीजिंग लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वेट। तो ये रीजन जो है वो हुक का क्षेत्र कहलाता है, मतलब हुक के नियम को ये क्या करता है, पालन करता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा ए बी जो है उसे हम कहते हैं इलास्टिक रीजन, मतलब यहाँ तक इलास्टिसिटी बनी हुई है, लेकिन जब हम इसमें फोर्स डालते हैं तो लेंथ तो इंक्रीज होती है, वेट हम बहुत कम कर रहे हैं लेकिन लेंथ क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब इंक्रीजिंग इज लेंथ इज ग्रेटर देन अप्लाइड वेट। ये लिमिट है इलास्टिसिटी की। फिर बीसी जो आता है वो प्लास्टिक रीजन आता है। प्लास्टिक रीजन में क्या होता है कि ब्रेकिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है पॉइंट बी के बाद जब हम करते हैं तो ब्रेकिंग वेट करस्पॉन्डिंग टू सी। तो सी है वहां से बॉडी, यहां से तो बॉडी चलती है डिफॉर्म, वापस अपना रीगेन नहीं कर सकती, परमानेंटली चेंज हो जाता है शेप उसका, लेकिन सी पॉइंट पर बॉडी टूटना शुरू करती है, इसलिए इसे हम ब्रेकिंग लोड कहते हैं, सी के संगत जो लोड है उसे। ओके। अब हम आगे देखते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु क्या होता है कि जब सी से भी आगे हम चलते हैं और इंक्रीज करते हैं लोड को, तो उस कंडीशन में ऐसा लगता है कि ये बहने लगी है, इंक्रीजिंग जो हो रही है लेंथ जो है वो बहने लग रही है, इसलिए उसे यील्ड पॉइंट या पराभव पराभव बिंदु कहते हैं। तो ये आज का इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट कल की क्लास में हम आगे इसी यूनिट को जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।